हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम समास पर चर्चा करेंगे। पहले समाज प्रक्रिया को समझ लेते हैं। शब्द रचना या शब्द निर्माण की वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है, वह समास प्रक्रिया कहलाती है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। स्नान गृह, तो दोनों को स्नान और गृह को मिला के स्नान गृह कर दिए, एक शब्द बना दिया। घोड़ा सवार, दोनों को मिला के घोड़सवार बना दिए। हिंदी प्रचार सभा, हिंदी प्रचार सभा, एक ही शब्द हो गया। तीन शब्द ना होकर ये एक ही शब्द हो गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि समास प्रक्रिया शब्द रचना की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें अर्थ की दृष्टि से भिन्न और स्वतंत्र अर्थ रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी नए स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब देखो, इसमें समास रचना में दो शब्द होते हैं। दो शब्द या दो पद, पद माने भी शब्द ही होता है। पद को सुनकर घबराइए नहीं, पद माने भी शब्द ही होता है। चाहे पद कहो या शब्द कहो, एक ही बात है। तो पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर मतलब बाद वाला पद, और पूर्व पद माने पहले वाला पद। तो इन दोनों के पूर्व पद और उत्तर पद के समास से जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। जैसे राष्ट्र प्लस पिता, राष्ट्रपिता। पथ भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। नीली गाय, नीलगाय। पूर्व पद इसमें क्या है? राष्ट्र है, पथ है, नीली है। उत्तर पद क्या है? पिता, भ्रष्ट, गाय। ये उत्तर पद है। तो समस्त पद बन गया राष्ट्रपिता। इन दोनों को मिला दिया, एक शब्द बना दिए। दो को मिलाकर एक शब्द बना दिया, राष्ट्रपिता, पथ भ्रष्ट, नीलगाय। तो ये समस्त पद कहलाए। अब समस्त पद तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब समास विग्रह क्या होता है इस पे भी एक दृष्टि डालते हैं। समस्त पद के सभी पदों को जब अलग अलग किया जाता है तब उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे डाक गाड़ी समस्त पद है और इसका विग्रह हो गया डाक के लिए गाड़ी। जन्मांध समस्त पद है, जन्म से अंधा, विग्रह। अब समास के भेद समझ लेते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष। तत्पुरुष में दो समास आ जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास जो है वो तत्पुरुष में ही आते हैं। दूसरा है बहुब्रीहि समास, फिर तीसरा द्वंद्व समास और चौथा अव्ययी भाव समास। और अभी बताया ना मैंने, कर्मधारय समास और द्विगु समास ये तत्पुरुष में आएंगे। ये तत्पुरुष के उपभेद हैं। अब आइए तत्पुरुष को समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास में पहला पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है। जो पहला पद होता है, पूर्व पद जो होता है, वो इतना मुख्य नहीं होता है जितना कि उत्तर पद होता है। और इसमें कारक चिन्ह आता है। इसमें बच्चों कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक सभी चिन्ह आ जाते हैं। अधिकतर चिन्ह आ ही जाते हैं। अब जैसे ये उदाहरण देखते हैं, देखो यश को प्राप्त, विग्रह इसका यश को प्राप्त, यश प्राप्त, विग्रह आ गया इसका यश को प्राप्त। इसमें को जो है वो कारक चिन्ह आ गया कर्म तत्पुरुष का ना। अब दूसरा गुणयुक्त, गुणों से युक्त, ये से आ गया। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए आ गया। धनहीन, धन से हीन, से आ गया। तो देशभक्त, देश का भक्त, इसमें का संबंध तत्पुरुष आ गया। दानवीर, दान में वीर, इसमें में आ गया। तो ये कारक चिन्ह इसमें आ जाते हैं। तो तत्पुरुष में क्या आते हैं? कारक चिन्ह आ जाते हैं। तत्पुरुष के और उदाहरण देखते हैं। शोकाकुल, शोक से आकुल, इसमें से आया है विभक्ति चिन्ह। और विभक्ति चिन्ह देखिए। मदमस्त, मद से मस्त, गुणयुक्त, गुण से युक्त। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। दूसरा देखिए पाठशाला, पाठ के लिए शाला। यथा सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। स्नान गृह, स्नान के लिए गृह। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ये सब इसमें देखिए के लिए, से, इस तरह से कारक चिन्ह आए ना, तत्पुरुष समास है। जिसमें कारक चिन्ह आ जाए वो तत्पुरुष समास है। अब आगे चलते हैं। लेकिन बच्चों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अन्य बच्चों में वीडियो शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय समास।
कर्मधारय समास जैसे मैंने बताया था आपको कि तत्पुरुष का उपभेद है। इसमें भी पूर्व पद गौड़ होता है, मतलब पूर्व पद की इतना वैल्यू नहीं होती है जितनी उत्तर पद की होती है, उसका उत्तर पद प्रधान होता है। और इसमें के उत्तर पद और पूर्व पद के बीच में, यानी पहले और बाद वाले के बीच में विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। लेकिन अगर इसका विग्रह करें तो दोनों पदों के बीच में से कारकीय चिन्ह जो है फिर वो उसका लोप हो जाता है, कारक चिन्ह नहीं आता है विग्रह करने पर। देखो कर्मधारय समास के उदाहरण, नील गाय, नीली है जो गाय, है ना, नीली है जो गाय। देखो यहाँ पर नीली से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, गाय है, मेन तो गाय है, उसका रंग क्या है ये इससे मतलब नहीं है। पूर्व पद गौड़ है और उत्तर पद प्रधान है। अंधकूप, अंधा है जो कुआं, कूप माने कुआं, कुएं से मतलब है, वो कैसा है इससे मतलब नहीं है, अंधकूप। इसमें एक दूसरी बात ये भी, इसमें देखो आप ध्यान देंगे तो इसमें विशेषण और विशेष्य आ रहा है ना। विशेषण क्या है, नील गाय में नील विशेषण है, उसका रंग नीला है, इसलिए नीला शब्द जो है वो विशेषण है, और गाय जो है गाय से उसकी तुलना हो रही है, वो विशेष्य है। पीताम्बर, पीला है जो अंबर। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु सात हैं जो सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र। पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला वस्त्र, पीला पीला है जो वस्त्र, अंबर। विशेषण और विशेष्य वाले हैं ये। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। इन सब में आपने देखा विशेषण और विशेष्य है इसमें। और दूसरी बात यह है कि इसमें पूर्व पद प्रधान नहीं है, उत्तर पद प्रधान है। आगे देखो घनश्याम, घन के समान श्याम, उपमेय और उपमान का है ये। देखो घन के समान श्याम। देहलता, देह रूपी लता। भुजदंड, दंड के समान भुज। कनकलता, कनक के समान लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। ये सब उपमेय और उपमान वाले हैं, कर्मधारय के उदाहरण है ये। कर्मधारय में आप देखोगे तो इसमें जो शब्द आ रहा है, नीली है जो गाय, अंधा है जो कूप, है ना, इसमें जो शब्द आता है। और उपमेय और उपमान की जहाँ बात हो जाती है कर्मधारय में ही, वहाँ पे समान या रूपी शब्द आ रहा है। घन के समान श्याम, देह रूपी लता, दंड के समान भुज, तो कनक के समान लता, तो इसमें समान शब्द आ रहा है। ये सब कर्मधारय समास के उदाहरण है। अगला समास देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास भी, ये भी तत्पुरुष की तरह है, ये तत्पुरुष का ही उपभेद है। इसमें भी पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें भी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। लेकिन जो मेन अंतर है वो ये है कि द्विगु समास का जो पूर्व पद है, यानी पहले वाला जो पद है, केवल संख्यावाची विशेषण ही होता है। और अगर इसका द्विगु समास का विग्रह करते हैं तो इसमें उत्तर पद के साथ समूह शब्द का प्रयोग किया जाता है ना, ये इसका मेन अंतर है। जैसे जल्दी से एक दृष्टि डाल लेते हैं द्विगु समास पर। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार, विग्रह इसका कर रहे हैं तो तीन रंगों का समाहार। षडरस, छह रसों का समाहार। त्रिवेणी, त्रिवेणी तीन वेणियों का समूह। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। दिखाई दे रहा है आपको कैसे विग्रह करने पर इसका समूह शब्द आ रहा है। और संख्यावाची है, तीन, छः, तीन, चार, है ना, इस तरह से। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। पंजाब, पांच आब, यानी आब मतलब नदियों को कहते हैं, नदियों का समूह। सप्त सिंधु, सात सिंधुओं का समूह। तो आंख बंद करके आप लिख दीजिए कि ये द्विगु समास है, क्योंकि इसका पहला पद जो है वो संख्यावाची है। दूसरा उदाहरण, नेक्स्ट है बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि क्या होता है, बहुब्रीहि में दोनों पद गौड़ होते हैं। इसमें दो पद होते हैं और बात तीसरे की होती है। पद दोनों गौड़ होते हैं पर बात इसमें तीसरे की होती है, तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। देखो इसके उदाहरण, पंचानन, पंच है आनंद जिसके, कौन, शिव, शिव, आनंद मतलब सिर। पांच है आनंद जिसके, शिव। पतिव्रता, एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री, कौन, विशेष स्त्री। आगे देखो, विषधर, जिसने विष को धारण किया है, कौन, सांप। मेघनाद, मेघ के समान नाद करता है जो रावण का पुत्र, कौन है वो, रावण का पुत्र। महेश, महान है जो ईश, कौन, शिव। 12 सिंघा, 12 सींग जिसके वह, कौन, विशेष हिरण। दशानन, 10 है आनंद जिसके, कौन, रावण।
त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, कौन? शिव। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन? विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है वो? शिव। देखा ना, इसमें सब में एक तीसरा पद प्रधान है। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि पंचानन में भी इसमें भी तो पंचानन में भी तो 5 आ रहा है, तो वो दिगु हो सकता है, लेकिन नहीं, पंचानन में 5 है आनंद जिसके, यहाँ पे तीसरे का उत्तर पद है, प्रधान हो रहा है ना, इसलिए ये जो है बहुब्रीहि समास है। अब आपके डाउट और थोड़ा क्लियर होगा। जैसे आप अभी हमने उदाहरण उधर देखा था, दिगु समास में चतुर्भुज का उदाहरण दिया था, तो चतुर्भुज में 4 भुजाओं का समूह था, उसमें समूह शब्द आया है ना, तो वो दिगु समास है। जबकि इस बहुब्रीहि में चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन? विष्णु। तुम्हें विष्णु लिखना पड़ेगा उसमें, तभी वो बहुब्रीहि समास बनेगा, बहुब्रीहि समास कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? अब आगे देखिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें कोई भी पद गौड़ नहीं होता है। जैसे अन्न जल, अगर इसका विग्रह करें तो अन्न और जल, इसमें और शब्द आता है, विग्रह करने पर और शब्द आता है, इसकी पहचान है ये। जैसा जरूरी अन्न है उतना ही जरूरी जल है, दोनों ही द्वंद्व है ना, द्वंद्व का मतलब दोनों ही चीज़ें हमारे लिए जरूरी हैं। जैसे आटा और दाल, आटा जरूरी है, दाल भी उतनी जरूरी है, गंगा भी उतनी जरूरी है, यमुना भी उतनी जरूरी है ना, पत्नी भी उतनी जरूरी है, पति भी उतना जरूरी है, तो दोनों ही पद इसमें प्रधान होते हैं। आगे देखो, खरा खोटा, छात्र छात्राएं, देश विदेश। ऐसा नहीं है कि इसमें एक ही छात्र को ही ले लेंगे, छात्रा को नहीं लेंगे, नहीं, दोनों ही अपनी जगह इम्पोर्टेंट, दोनों ही अपनी जगह महत्वपूर्ण है। नर, जितना महत्वपूर्ण नर है उतनी नारी है, जितने बाप हैं उतने दादा हैं, जितना यश महत्वपूर्ण है उतना अपयश महत्वपूर्ण है, जितना लोभ महत्वपूर्ण है उतना मोह महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से पूर्व पश्चिम, माँ बाप, राजा रंक हानि, लाभ अपना पराया, उल्टा सीधा, गुण दोष, जल थल, ये सब द्वंद्व समास के, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुत इजी है इसको समझना और पहचानना। आगे चलते हैं अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? अव्ययीभाव समास का पूर्व पद कोई अव्यय होता है, अव्यय मतलब अविकारी शब्द होता है। अविकारी भी क्या होता है? जिसका क्षय नहीं किया जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, वह अविकारी शब्द होता है, वो अव्यय शब्द होता है। देखोगे अभी आगे तो तुम समझ जाओगे। जैसे यथा समय, यथा इसका अव्यय है यथा, और अगर इसका विग्रह करेंगे तो समय के अनुसार, यथा समय, समय के अनुसार। यथा शक्ति, यथा अव्यय है इसका, शक्ति के अनुसार ना। कई बार आप लोगों ने दूसरों को कहते सुना होगा कि यथाशक्ति दान कर दीजिए। अगर हम यथाशक्ति का मतलब है कि शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार दान कर दीजिए, तो हम शक्ति के अनुसार नहीं कह रहे हैं तो यथाशक्ति कह दे रहे हैं, एक ही बात है। यथाक्रम, क्रम के अनुसार, इसमें यथा शब्द जो है वो अव्यय है। अव्यय का मतलब हटा नहीं सकते। यथाक्रम, यथाक्रम हमें बोलना पड़ेगा। अगर हम क्रम के अनुसार कोई बात कहना चाह रहे हैं कि इस वस्तु को क्रम के अनुसार लगाओ, तो हम यथाक्रम हमें बोलना ही पड़ेगा। हम क्रम, खाली क्रम से नहीं कह सकते। ऐसे ही आगे देखिए, प्रत्येक, प्रति एक, प्रत्यक्ष, प्रति आंखों के सामने, प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने। आमरण, आ, ये अव्यय है, तो इसमें से अव्यय ऐसे ही होते हैं, यथा, प्रति, अ, आ, अनु, बे, एक, भर, द्वार, हर, तो ये जो है अव्यय है। जैसे भरपूर, भर, तो इसका विग्रह होगा पूरा भरा हुआ, भरपूर। द्वार, द्वार, द्वार है इसका अव्यय। प्रत्येक द्वार, द्वार द्वार जाकर भीख मांगो, तो इसमें क्या है? प्रत्येक द्वार, द्वार द्वार का मतलब है प्रत्येक द्वार। हर घड़ी, घड़ी घड़ी। आजीवन, जीवन पर्यंत। आजन्म, जन्म से लेकर। प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। तो ये सब अव्ययीभाव समास है, क्योंकि हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, उसको हमें वैसे ही बोलना पड़ेगा, उसका क्षय नहीं कर सकते, अव्यय को हमें लगाना ही है। एक बार फिर से
समासों में अंतर को समझ लेते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर होता है। देखो, कर्मधारय समास में जो पूर्व पद है वो संख्यावाचक को छोड़कर कोई भी विशेषण हो सकता है, संख्यावाचक नहीं होगा। अगर संख्यावाचक होगी तो बताओ क्या होगा, वो द्विगु समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास का पूर्व पद जो होता है गुणवाचक विशेषण होता है ना। जबकि द्विगु क्या होता है, वो संख्यावाची होता है। संख्यावाची भी है तो इसमें उत्तर पद के बाद समूह शब्द लग जाता है, समूह का प्रयोग जरूर किया जाता है। तो इस तरह से कर्मधारय और द्विगु समास में ये फर्क है। अब आगे देखते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में, इसमें क्या अंतर है। कर्मधारय समास में एक पद उपमेय होता है और दूसरा उपमान हो जाता है, और दूसरा इसमें कर्मधारय समास में पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है ना, समझ रहे हैं ना। लेकिन बहुब्रीहि समास के तो उसमें दोनों पद गौड़ होते हैं और किसी तीसरे का अर्थ निकल कर आता है, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो बहुब्रीहि समास होता है। जैसे लंबा है उदर, लंबोदर, लंबा है जो उदर, लंबा है उदर जिसका, किसका, कौन है वो, गणेश। द्विगु और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। द्विगु समास जो होता है वो संख्यावाची होता है ना, और इसमें विग्रह करते समय उत्तर पद के बाद समूह शब्द आता है। जबकि बहुब्रीहि में क्या आता है, बहुब्रीहि में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, और तत्पुरुष समाज में कारक चिन्ह आ जाते हैं। आया ना समझ में। अगर आपको थोड़ा परेशानी हो रही समझने में तो आप वीडियो को बार बार देखिए, पॉज कर करके देखिए, अपने प्ले लिस्ट में शामिल कीजिए। जितनी बार, जितना ज़्यादा आप देखेंगे ना, उतना जल्दी आपको समझ में भी आएगा। अगर कोई समास या कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।